एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं रईस अहमद। आज की इस वीडियो और आज की इस क्लास के अंदर मैं वही टॉपिक कंटिन्यू करूंगा जो मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी इस टॉपिक के अंदर बैलेंस शीट का पढ़ाना बाकी रह गया। इससे पहले जो वीडियोस थी जिसके अंदर मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, एक वीडियोस थी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर और जो सेकंड वीडियो बनाई थी वो मैंने P&L के ऊपर। यानी पहली वीडियो के अंदर सिखाया था कि हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड विच ऑफ द एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड देयर। सिमिलरली P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी यही बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन सी इनकम्स वहां रिकॉर्ड होती हैं। नाउ इन दिस वीडियो, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बैलेंस शीट क्या होती है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट क्या है? व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या है? तो याद रखो, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट यानी शो करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी ऑन अ लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी किसी एक डेट में ये बिजनेस की सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल को शो करता है। यानी इट मींस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है on the last day of the accounting या on a particular date. So therefore balance sheet, it is an statement, it is a statement which shows financial position of the business। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, प्रेजेंट करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज ऑन लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी बिजनेस की पोजीशन जो लास्ट डे होगी अकाउंटिंग ईयर, इट शोज all assets, liabilities and capital of owner। यानी ये बैलेंस शीट जो है वो सारे एसेट्स को दिखाती है, सारी लायबिलिटीज को दिखाती है और कैपिटल ऑफ द ओनर को प्रेजेंट करती है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेजेस। यानी 3 स्टेज पढ़ाई थी मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। पहली थी ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी थी P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरी थी बैलेंस शीट। ये आपके पास लास्ट स्टेज है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल पोजिशन को प्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है? ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है? तो ग्रुपिंग कहते हैं कि जब आप बैलेंस शीट को प्रेजेंट करें तो प्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना होगा। अब एक ऑर्डर कौन सा होगा? एक हेड होगा जो नेचर का हेड होगा। उस हेड में वो सारे एसेट्स होंगे जो उस नेचर से रिलेटेड होंगे, यानी हेड वाइज प्रेजेंट करना। यहां पर दो तरीके हैं ग्रुपिंग और मार्शलिंग में, दो तरीके हैं। पहला तरीका है इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, और दूसरा जो तरीका है वो है आपके पास इन ऑर्डर टू परमानेंट। यानी जब आप बैलेंस शीट को बनाएंगे या तो आप लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे
या परमानेंसी यानी जिसे परमानेंट कहते हैं उसके ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देयर आर टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में या परमानेंट। अब व्हाट इज दिस? लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो लिक्विडिटी का ऑर्डर मतलब होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो, यानी वो एसेट्स जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उनको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट, यानी जिनको बहुत कम टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। तो याद रखो, इस वे के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो एसेट लिखा जाएगा जो जिसमें सबसे कम टाइम होगा कन्वर्जन इनटू द कैश, जो कैश में कन्वर्ट होने के लिए सबसे कम टाइम लेगा, फिर उससे ज्यादा वाला उसके बाद, उससे ज्यादा वाला उसके बाद, उससे ज्यादा वाला उसके बाद। यानी अगर मान लो एक एसेट कन्वर्ट होने में 2 दिन लेता है और एक एसेट कन्वर्ट होने में 4 दिन या 5 दिन लेता है, तो जो 2 दिन लेता है वो पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो 5 दिन या उससे ज्यादा दिन लेता है वो उसके बाद। तो जो जितने दिन लेगा, जितने टाइम लेगा, यानी जितना टाइम उसे कन्वर्ट होने में लगेगा, वो उतना लेट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे कहते हैं लिक्विडिटी का ऑर्डर। यानी वो जो ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा फ्लो है, कन्वर्जन इनटू द कैश, वो पहले। परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है इसमें वो एसेट सबसे पहले लिखे जाएंगे जो परमानेंट होते हैं, यानी जिन्हें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में। किसमें कन्वर्जन? कैश में। यानी फिक्स्ड एसेट्स पहले लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद करंट एसेट्स, उसके बाद कैश। यानी लिक्विडिटी और परमानेंट का ऑर्डर को रिवर्स कर दो। अगर लिक्विडिटी के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो परमानेंट बन जाएगा, और परमानेंट के ऑर्डर करेंगे तो लिक्विडिटी बन जाएगा। मैं आपको एक बैलेंस शीट बना देता हूं, इसकी जस्ट ऑर्डर को क्या करना होगा, आपको रिवर्स करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपके पास एक बना रहा हूं लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, ना यहां पे डेबिट है और ना ही यहां पे क्रेडिट है, बट दोनों साइड आपके पास, पहली साइड जो होती है वो लाइबिलिटीज होती हैं, देन अमाउंट, और दूसरी साइड जो होती है वो एसेट्स एंड देन अमाउंट। इज दैट क्लियर? तो पहली साइड, सबसे पहली चीज क्या है? इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, मैं किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं? लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग कैसे होगा? सबसे पहले मैं एसेट साइड को देखो, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको तो 1 सेकेंड लगेगा कन्वर्ट में। उसके बाद होता है आपके पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी कुछ समय लेगा, लेकिन कैश इन हैंड के से ज्यादा लेगा। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। उसके बाद है डेटर्स। उसके बाद है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक कह दो। उसके बाद है आपके पास इन्वेस्टमेंट, यानी अभी और भी है। सबसे कम टाइम कैश को लगेगा, फिर कैश एट बैंक, यानी जो वो पैसा जो हमारा बैंक में जमा है, फिर बिल रिसीवेबल, इनका पैसा इसके मुकाबले जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डेटर्स, जिन लोगों से हमें पैसा मिलना था, क्लोजिंग स्टॉक, फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक भी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इनमें, इसमें सबसे कम टाइम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें इससे भी ज्यादा, इसमें इससे भी ज्यादा, इसमें इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा इन कन्वर्जन, और फिर इसमें क्लोजिंग स्टॉक यानी बाकी सबसे ज्यादा लगेगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद सॉरी इन्वेस्टमेंट के बाद आता है आपके पास फर्नीचर, फिर आती है आपके पास मशीन, और उसके बाद प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग, कुछ भी कह सकते हैं, और उसके बाद फिर गुडविल। और भी आपके पास हैं, बहुत सारे हैं इसमें, तो सिर्फ मैंने आपको कुछ बता दिए। नेचर समझ में आ गया होगा। जो हाई लिक्विड है वो सबसे पहले, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विड, और ये लास्ट में जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा? बिल्कुल सबसे कम लिक्विड है, यानी ये परमानेंसी का है। सिमिलरली यहां भी आपके पास, तो यहां याद रखो लायबिलिटी साइड पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होती ही नहीं है। यहां पर बिल रिसीवेबल का क्या हो जाएगा?
बिल्स पेबल। डेटर्स का यहां क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। क्लोजिंग स्टॉक यहां होता ही नहीं है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद मॉर्गेज लोन्स, यानी ये हमारे पास लोन्स होते हैं। उसके बाद बैंक लोन, ये बहुत सारे हैं। उसके बाद आपके पास कैपिटल, ये कैपिटल अंदर लिखी जाएगी। अब इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, यानी नेट प्रॉफिट वो जो अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना सीखा था, और ऐड करने के बाद इसमें, और फिर यहां पर ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये वैल्यूज यहीं आएगी। पहले नेट प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर इसमें से लेस हो जाएगा क्या, ड्राइंग्स, अगर मालिक ने ड्राइंग्स निकाली है तो। और ड्राइंग्स निकालने के बाद ये वैल्यूज यहां आएगी। ये कहलाती है आपके पास इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, यानी सबसे पहले लिक्विड, जो हाई लिक्विड है वो सबसे पहले बिल्स पेबल है, यहां भी क्रेडिटर्स इसका, फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, ये तो लोन चलते हैं। तो ये लोन भी हमें वापस करने हैं, लेकिन पहले ये वाला वापस करना होता है, फिर क्रेडिटर्स वापस करने होता है। ये इजी है, यानी हाई लिक्विड है ये। और ये तो अभी परमानेंट है कैपिटल, क्योंकि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कैपिटल लगी रहेगी बिजनेस के अंदर। समझ गए। अब बात आती है इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी की जगह पर, मैं यहां पर देखो चेंज कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू परमानेंट या परमानेंसी। यानी इन ऑर्डर टू परमानेंट, तो याद रखो यही बैलेंस शीट है, इसका सिर्फ ऑर्डर परमानेंट है। अब परमानेंट का मतलब होता है जो सबसे कम लिक्विड है, या जो परमानेंट है, 10-20 साल के लिए चलेगा, जब तक बिजनेस है तब तक वो चलेगा, तो उनको पहले लिखना है। यानी जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे लास्ट में, और लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो फर्स्ट है। तो इसका ऑर्डर जो है ना उल्टा कर दो बिल्कुल, यानी गुडविल को उठा के यहां लिख दो, बिल्डिंग को उठा के यहां लिख दो। समझ रहे हैं ना, ऑर्डर उल्टा करना, यानी पूरी बैलेंस शीट को पलट दो यूं करके। तो देयरफॉर क्या बन जाएगी आपके पास, मैं यहां से हटा दे रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए हटा रहा हूं। यहां पर ये देखो, इसको मैं उठा के इधर रखूंगा, गुडविल, फिर बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद कैश एट बैंक, और उसके बाद कैश इन हैंड। क्या हुआ वही सीन केस है ना, इस ऑर्डर को उल्टा कर दिया, यानी गुडविल जो नीचे लिखा था वो ऊपर कर दिया तो परमानेंसी कहलाएगा, और आपके पास इसको रिवर्स कर दिया तो ये लिक्विडिटी कहलाएगा। तो याद रखो लिक्विडिटी का अगर है तो सबसे पहले हाई लिक्विड, उससे कम लिक्विड, कम लिक्विड, फिर उससे भी कम लिक्विड, यानी परमानेंट नीचे आएंगे। और अगर परमानेंसी का है यानी परमानेंट वाला है, तो जो परमानेंट है वो सबसे ऊपर, उसके बाद सारे, बस जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। सिमिलरली यहां भी हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, यानी ये परमानेंट के अकॉर्डिंग है और ये वाला भी होगा परमानेंट। यहां भी हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, ये सारी चीज, यानी कैपिटल सबसे पहले आ जाएगी, कैपिटल दिस वन, एड नेट प्रॉफिट, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस ड्राइंग्स, और जो टोटल होगा वो इधर चला जाएगा। सिमिलरली अब यहां तक तो क्या, ऊपर क्या आ जाएगा, फिर बैंक लोन उल्टा कर दिया, फिर इसका मॉर्गेज लोन, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट,
क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेमेंट्स। मतलब जस्ट जो नीचे वाले थे वो ऊपर कर दिया, पलट दिया तो वो परमानेंसी कहलाएगा, और आपने एज इट इज लिख दिया सीधा तो वो लिक्विडिटी फॉर्म कहलाएगी। समझ गए? तो याद रखना, बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने के हमारे पास दो वेज थे। एक वेज था आपके पास इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी और दूसरा था इन ऑर्डर टू परमानेंसी। और ये दोनों जो ऑर्डर है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं? ग्रुपिंग। यहां देखो आपके पास ग्रुपिंग हो रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब करंट एसेट्स है तीनों, ये आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है। हो गया, ग्रुप नहीं बना। सिमिलरली यहां भी आपके पास ये करंट एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म सॉरी ये करंट लायबिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ये परमानेंट लायबिलिटीज। इस तरीके से इन्होंने ऑर्डर भी यहां पे चेंज हो गया। तो ऑर्डर यानी ग्रुप यानी नेचर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना, जिसे हम लोग मार्शलिंग या फिर ग्रुपिंग कहते हैं। यहां देखो ग्रुप हो रहे, इज दैट क्लियर? बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके थे, यानी प्रेजेंट करने के, पहला था इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी और दूसरा था आपके पास इन ऑर्डर टू परमानेंसी। आई होप कि आप दोनों सीख चुके होंगे और ये सारी चीज आपकी बुक में एज इट इज दे रखी है, वहां से आप अपना फॉर्मेट पढ़ लिए। बट मुझे फॉर्मेट समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। नाउ इट इज क्लियर। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा इस पूरे चैप्टर का, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट तीनों ही बनानी है। मैं आपको तीनों एक साथ कैसे बनाते हैं वो मैं तीनों चीजें एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर सिखा दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि शायद आप सीख जाएंगे। क्योंकि सिर्फ इस बुक में इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बनाना सीखना है। इसके बाद का जो चैप्टर है जो है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो थोड़ा टफ है क्योंकि उसके अंदर काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेट है, और एज इट इज सिर्फ क्या होता है, पुट करना है, उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, क्योंकि इसमें खास कैलकुलेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2014, यानी 31 मार्च 2014 को जगत शाह की बुक के अंदर आपको तीनों चीजें यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली चीज याद रखो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक साथ बनाए जाते हैं एक ही फॉर्मेट में। तो मैं आपको एक साथ बना देता हूं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। किस तरीके से है वहां मैं बैलेंस शीट बना दूंगा। ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दोनों एक साथ बना दिए, और यहां पर मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ जगत शाह एज ऑन 31 मार्च 2014। ये आपके पास लाइबिलिटी साइड और ये आपके पास एसेट साइड। नेक्स्ट, सिमिलरली मैं यहां बनाऊंगा, क्या लिखूंगा यहां पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां भी मुझे वो लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ जगत शाह, वही चीज यहां लिखता हूं, लेकिन यहां जगह नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखो क्या करना है, कैसे कैसे करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहली चीज कैपिटल दे रखी है, तो आप कैपिटल को मैं बोला 1 बाय 1 करके आप उठाओ और रखते जाओ। सिर्फ आपको क्या करना है, पुट करना है, उठा उठा के रखना है। तो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, कैपिटल। कैपिटल कहां का पार्ट है, लायबिलिटीज का। कितनी है कैपिटल, 3600, क्योंकि वो आपको अंदर लिखनी होगी। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एडजस्ट करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा इसमें, और नेट लॉस है तो इसमें माइनस हो जाएगा। और ड्राइंग्स अगर हो तो वो भी आपको माइनस करनी होगी। इंटरेस्ट अगर कैपिटल पे है वो भी आपको प्लस करना होगा। तो इसीलिए हम इसको अभी अंदर रखते हैं, बाद में बात रखेंगे प्लस माइनस करने। नेक्स्ट है आपके पास मशीन। तो मशीन तो आपके पास वहां जाएगी, कहां जाएगी मशीन, उधर। तो आपको सिर्फ रखना ही है एज इट इज। मशीन M/C कितने की मशीन है, 700 रुपए की। उसके बाद सेल्स,
तो सेल्स तो यहां पर आएगा ना ट्रेडिंग में, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग का, नीचे वाला पार्ट P&L का। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग बना लेंगे, तो बाई सेल्स। लेकिन सेल्स को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बोला सेल्स रिटर्न चेक करो। अब इसके अंदर सेल्स तो दे रखी है, क्या सेल्स रिटर्न भी है? यस है। उसी के नीचे दे रखी है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2016 एडिशन है TS ग्रेवाल का। सेल्स दे रखी है आपके पास कितनी है? 8200 की तो सेल है, और आपके पास सेल्स रिटर्न भी दे रखी है। तो जब सेल्स रिटर्न होती है तो क्या करते हैं आप? उसको माइनस करते हैं ना, सेल से माइनस कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न कितने की है? सेल्स रिटर्न 100 रुपए की। तो यानी नेट सेल्स कितनी होगी? 8100। परचेज दे रखी है, लेकिन परचेज से पहले आपको क्या लिखना होता है? टू ओपनिंग स्टॉक, और फिर परचेज। जब परचेज दे रखी है तो परचेज को रिकॉर्ड करने से पहले चेक करो परचेज रिटर्न तो नहीं है। यस है, परचेज रिटर्न भी। तो परचेजेस कितनी है? 4000 की, लेस रिटर्न कितनी है? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है आपके पास 50 रुपए की, माइनस किया 3950। सेल्स रिटर्न हो गया आपके पास ओपनिंग स्टॉक 1000 का। ड्राइंग्स बाद में रखेंगे, ड्राइंग्स अभी आपके पास, चलो मैं ड्राइंग्स यहां लेस कर ही देता हूं हैंड टू हैंड। ड्राइंग्स कितने की आपके पास? 400 रुपए की, 3200 रुपए बच गए। वेजेस 1000 की है, लेकिन वेजेस तो आपके पास ट्रेडिंग का पार्ट है। कैरेज इनवर्ट ये भी इधर ही आएगा, ट्रेडिंग का पार्ट। 50 रुपए का कैरेज इनवर्ट। नेक्स्ट साइड पे देखो सैलरीज, तो सैलरीज अभी P&L का पार्ट है, वो छोड़ दो, मैं नहीं बना रहा मैं। जनरल एक्सपेंसेस वो भी P&L, रेंट P&L, परचेज रिटर्न हो चुका, डेटर्स एसेट्स में आएंगे। तो डेटर्स कितने हैं आपके पास? 3000। कैश 400 रुपए, कैश भी आपका एसेट है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड ये भी P&L का पार्ट है। एडवर्टाइजिंग क्रेडिटर्स 500 रुपए, तो क्रेडिटर्स यहां लिख दो, क्योंकि यहां भी नेट प्रॉफिट आएगा 500 रुपए के क्रेडिटर्स। बस अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपके पास? 2000 का, और क्लोजिंग स्टॉक यहां भी जाएगा 2000। इज दैट क्लियर? अभी P&L का पार्ट छोड़ दिया है, बाकी देखो सब कुछ हो गया। दोबारा से चेक कर लो, कैपिटल हो गई, मशीन हो गई, सेल्स रिकॉर्ड हो गई, परचेस रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड, ड्राइंग्स रिकॉर्ड, वेजेस रिकॉर्ड, कैरेज इनवर्ट रिकॉर्ड, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट ये P&L के पार्ट है जो छोड़ दिए, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड, डेटर्स रिकॉर्ड, कैश रिकॉर्ड, कैरेज आउटवर्ड और एडवर्टाइजिंग, ये दोनों P&L के हैं। तो पहले मैं इसको फाइनल कर लेता हूं। इज दैट क्लियर? अब इसको फाइनल करो। इधर का सम कितना आ रहा है? 8000 और 2 10100। इधर का सम कितना है? 1000। ये चलो 50 रुपए इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 4000, और एक 5000 और एक 6। इधर का आ रहा है 6000। विच वन इज मोर? इधर 10100, इधर 6000। तो 10100 ज्यादा है। जो ज्यादा होगा टोटल वो दोनों साइड पर रिकॉर्ड होगा। यहां का टोटल ज्यादा है तो इधर भी, लेकिन अब यहां पर बैलेंस आ गया। 10100 में से 6000 माइनस करो, तो 4100 का क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, इधर का इधर आता, अगर ग्रॉस लॉस होता तो इधर, तो यहां आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 4100 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। देन उसके बाद अब P&L वाले देख लो, तो सैलरीज 600 रुपए, जर्नल एक्सपेंसेस 200 रुपये, टू रेंट 500 रुपये,
परचेज रिटर्न डेटर्स कैश, ये तो हो चुका है टू कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड तो इधर का पार्ट है, ट्रेडिंग का कैरेज आउटवर्ड इधर का है, क्योंकि आउटवर्ड मीन सेल्स के ऊपर लगने वाला 200 रुपए। एडवर्टाइजिंग भी 200 रुपए, वो भी इधर ही आएगा। क्रेडिटर्स हो गए, अब इसमें कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, बुक उठा के रख दिया। देन अब दोनों साइड का इधर भी टोटल करना है और इधर भी टोटल करना है। इधर आ गया 4100, इसका टोटल इसका कर लो 600, 200, 800 और 5 1300, 200, 1500 और 2 1700। इधर का टोटल आ रहा है 1700, इधर का टोटल आ रहा है 4100। कौन सा ज्यादा है? ये वाला। तो आप दोनों साइड में 4100, 4100। अब इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस। उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। कितना बैलेंस आ रहा है? 20 से 20 1, यानी 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ कितना रह गया? 3 में से 1 गया तो 2, यानी आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2400। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। एड नेट प्रॉफिट कितना? 2400। अब बाकी कुछ और है नहीं, तो अब क्या करोगे? इनका टोटल करके इधर लिख दोगे, यानी 5600। 400, 200, 600, 3 और 2 5। अब इन दोनों साइड का क्या करोगे आप? सम। याद रखो, इन दोनों साइड का सम हमेशा बराबर आना चाहिए। बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता 0। 500, 600, 1100, 1100 का एक कैरी, 1 और 5 6, यानी इधर का 61। इधर का देखो कितना आ रहा है? 400 और 700, 1100, यानी 1100, और ये दोनों 5000, कितना हो जाएगा? 6100 हो गया, यानी फिर 3000 और 2000 5000, और 700 और 400 कितना हुआ? 1100। तो 1100 और 5000 प्लस करेंगे 6100। देयरफॉर तो याद रखना, बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा आपस में बराबर होंगी, जबकि ट्रेडिंग का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इज दैट क्लियर? ये था फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आपको करना सिखा दिया। अब आपके पास इसके बाद के जो क्वेश्चन है बुक से, वो आप खुद सेल्फ कर ले। इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको रखना है। कैलकुलेशन कोई खास नहीं है, दोनों साइड का टोटल करना है, बैलेंस निकालना है, और यहां का बैलेंस इधर ट्रांसफर, इधर का बैलेंस इधर प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, यहां तक आ गया समझ में? चलिए ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं ऑफ करता हूं।